आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी के अहम बजट पर। प्रणब मुखर्जी ने आज 2011 और 12 का बजट संसद के सामने पेश किया। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सांसद हैं गणेश सिंह जी। सतना से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेजिंदर सिंह जी पहले से आपके साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आज लोकसभा में जब बजट पेश कर रहे थे तो आप लगातार अपने किसी मुद्दे को लेके आक्रोश में थे, विरोध कर रहे थे प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण का। जी, मैं क्या वो मसला था? सबसे पहले दर्शक को जी मैं ये कह रहा था उनसे कि पूरे बजट में जो पूरे देश भर में किसान आत्महत्या कर रहा है, जो हमारा उत्पादक है, जिसके चलते आज बहुत बड़ी समस्या देश में खड़ी हुई है, वो आत्महत्या कैसे रोकी जाए, उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान आपने नहीं किया। किसान की फसल लगातार खराब होती जा रही है, किसान कर्ज के बोझ से लदा हुआ है, उसको कैसे राहत मिले, इसके लिए आपने इसमें कोई प्रावधान क्यों नहीं किया है, मैं इस बात को जिक्र कर रहा था। चलिए, ये बात विरोध में था। अब आपसे ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि बीजेपी और एनडीए की सरकार जब थी, उससे पहले जब कांग्रेस नरसिम्हा राव सरकार थी, उसके बाद एक नई आर्थिक सुधार का जो और नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई, तो उस कड़ी में कहीं न कहीं इस बजट को आप एक ब्रेक के रूप में देखते हैं या इसको एक्सेलेरेटर के रूप में देखते हैं? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्व के आर्थिक मंदी के दौर पर हम अपनी जगह पर ठीक खड़े हैं, ये उन्होंने कहा है जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि विश्व की नज़रों में निश्चित तौर पर आर्थिक मंदी है और आप वहां पर खड़े हैं, लेकिन मैं इसको वास्तविक रूप से नहीं मानता। इस बार के बजट में लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, और अपेक्षाएं कैसी थी? चूंकि स्वयं यूपीए सरकार बहुत बड़े संकट में घिरी हुई और ऐसा लोगों को लग रहा था कि इस बार ये पूरी तरह से बजट ऐसा लाएंगे जिससे आम आदमी को पर्याप्त राहत मिलेगी और जिससे लोग परेशान हैं उससे निश्चित तौर पर निजात मिलेगी। जैसे महंगाई का मुद्दा है, अब महंगाई में उन्होंने मुद्रास्फीति की जो बात कही है कि हम 9.3 पर आ गए। इसके पहले एक वर्ष पहले इसी समय पर हम 20% में थे, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर हम ईमानदारी से उसका अध्ययन करें तो वो अभी भी 15-16% से आसपास है मुद्रास्फीति, उससे नीचे नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं, तब चूंकि मानना तो पड़ेगा। अगर वो उनकी बात सही है तो फिर चीजों के दाम फ्लक्चुएट क्यों हो रहे हैं, चीजों के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? एक तो आपकी उम्मीद ये थी कि महंगाई से लोगों को निजात मिले, बिल्कुल, उसमें बजट में इसका कुछ प्रावधान होगा। हाँ, कुछ कारगर उपाय करने चाहिए। आपको लगता है कोई कारगर उपाय? कोई उपाय नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बजट से महंगाई जिस मुकाम पर है उससे नीचे नहीं जा सकती, ऊपर ही जा सकती। तेजिंदर सिंह जी, आप क्या मानते हैं कि प्रावधान बजट में है, एक विशेषज्ञ के नाते, एक अर्थशास्त्री के नाते, अर्थशास्त्र को जानने वाले के नाते, क्या बजट में महंगाई को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान है या नहीं? नहीं, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैसे प्रावधान हम ला सकते हैं इस स्थिति के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कह देना कि रेवोल्यूशनरी स्टेप्स नहीं लिए गए, अपनी जगह पे ठीक है। कंट्री के अंदर देखिए, मेरी बात एक बार समझने की कोशिश करें कि कंट्री के अंदर गरीबी भी है। अभी एमपी साहब ने बोला कि कंट्री के अंदर आत्महत्या भी लोग गरीबी के बारे में कर रहे हैं। बट अब करा क्या जाए कि द composite measure of measuring this status of the country is known as fiscal deficit. सारा देश जानता है कि फिस्कल डेफिसिट 5.5%, 5.6% तक चले गई थी। उसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिस कंट्री विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब उसको कंट्रोल करने की राहत, अब आंकड़ों के बारे में मैं तो जो आंकड़े छपते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, उसके बारे में मैं तो रिटायर हो गया, कोई लंबी चौड़ी ज्ञान नहीं है। पर मैं ये समझता हूं आमतौर पे जो आंकड़े बनते हैं वो निष्पक्ष रूप से बनते हैं, उनके अंदर ऊपर नीचे करने की गुंजाइश नहीं होती, बिकॉज मॉडल होते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं। मैं आंकड़ों पे मैं आऊंगा, लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था उस पर मैं फिर, जो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि, और उसमें सच्चाई है कि देश का हर व्यक्ति आज
चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग से हो, अमीरों को छोड़ दिया जाए तो महंगाई से परेशान है। महंगाई एक ऐसी स्थिति में लोगों को डाला हुआ है, एक ऐसी परेशानी खड़ा किया हुआ है जिसके कारण तमाम, इवन सरकार भी, कांग्रेस की खुद सरकार, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस के अन्य नेताओं का, राज्यों में तमाम लोगों का यह मानना है कि महंगाई एक ऐसा मसला है जिसको सीधा सीधा टैकल करने की आवश्यकता है। इसका सलूशन है, मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, सरकार को मांग और आपूर्ति के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि सरकार के पास परफेक्टली जानकारी नहीं है कि कितनी हमारी जरूरत है, कितना हमारे पास उपलब्धता है, और इसीलिए चीजों के दाम बढ़ते घटते हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमें तो पूरा पता होना चाहिए कि हमें कितनी चीज की जरूरत है। आज सरकार पता नहीं कर पा रही। जब किसान के पास प्रोडक्ट रहता है तब उसका दाम उसको बेचारे को नहीं मिलता, लेकिन अगर वही चीज फिर जब मार्केट में पहुंच जाती है और मुनाफाखोरों के पास पहुंच जाती है, फिर उस थोड़े दिनों बाद उसका दाम बढ़ जाता है। तो आखिरकार ये क्या कारण है? हमारी नीति ठीक नहीं है या व्यवस्था ठीक नहीं है? हम चाहते हैं कि उसको कैसे होने के बावजूद हम व्यवस्था कैसे ठीक करें। अब जैसे आपका गेहूं अभी 59 लाख करोड़ का गेहूं हमारा सड़ गया, बताइए। अब वो हमारे पास भंडारण की सुविधा नहीं। इसी तरह से हमारे पास हमारी सब्जी भाजी का दाम बढ़ रहा है। अभी पाला पड़ गया, अभी भयंकर शीतलहर के चलते पूरी सब्जियां खराब हो गई उत्तर भारत, मध्य भारत की। अब सब्जियों के दाम बढ़ेंगे नहीं तो क्या होंगे? इसी तरह उन्होंने कहा कि हम दलहनों को बढ़ावा देने का हम काम करेंगे। दलहनें हुई नहीं। अब उत्तर और मध्य भारत में सबसे ज्यादा दलहनें होती हैं, अरहर यहीं सबसे ज्यादा पैदा होती है, मूंग मसूर यहीं पैदा होती है, चना यहीं पैदा होता है, और पाला लग गया, उसमें फसल में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। सब्जियों में भारी तेज भयंकर नुकसान हुआ है, फलों में भयंकर तेज नुकसान हुआ है, और यही चीजों के दाम फ्लक्चुएट हो रहे हैं रोज। हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे? हम कहां पर रोकेंगे इनको? हमने क्या नीति होनी चाहिए? हम अब जैसे उन्होंने उन्होंने प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि साहब हम सब्जी भाजी को बढ़ावा देने के लिए और शहरी क्षेत्रों के नजदीक हम 300 करोड़ रुपए दे रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा हम दलहनों को बढ़ावा देने के लिए हम 300 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इतने बड़े देश में 300 करोड़ रुपए क्या होता है? आपने ये तो कह दिया कि हम साहब उनको बढ़ावा देने के लिए दे रहे हैं। 300 करोड़ में क्या करेंगे आप बताइए? किन किसानों को देंगे आप? कहां से वो उतना उत्पादन करेंगे? जैसे डेयरी प्रोडक्ट में भी उन्होंने कहा कि हम 300 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। आप वो 3000 करोड़ भी तो दिए रूरल हाउसिंग के। नहीं, वो अलग बात है। मैं इन चीजों की भाई, आप जो आपके सामने समस्या महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं तत्काल? नहीं किए गए हैं जो उम्मीद लोगों की थी, जो सांसदों की। खाद्य तेलों का दाम बढ़ गया, कहां से कहां? कौन सी वस्तु का दाम है जो इनके नियंत्रण में? बताइए आप। रोज बढ़ रहा है दाम, कैसे रोकोगे आप? कब रोकोगे आप? आपका बजट भी आ गया, सारी उम्मीद जो लोगों की डोली खत्म हो गई। एक बात है कि चलो एक मुद्दे को उठाते हैं। खाद का दाम बढ़ रहा है, और खाद का दाम खाद नहीं, खाद्यान्न। खाद भरकर नहीं, खाद्यान्न, जो फूड आइटम। अच्छा, मैं फूड के बारे में आपसे, फूड में तो सारे आइटम। अच्छा, मेरी बात एक मिनट मौका दिया जाए कि फूड इन्फ्लेशन 20.2% थी पिछले साल, और जनवरी के अंदर ये 9.3% हो गई। ये तो आंकड़े हैं, लेकिन प्याज और गेहूं और आटा और चावल और तमाम